हेलो क्लास। हम लोगों ने क्लिनिकल पैथोलॉजी कंप्लीट कर ली है अपनी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जितना आपका सिलेबस था। तो हम लोग की अब जनरल पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी, जिसमें एक एक सिस्टम के बिहाफ पर आप लोग को मैं एक एक डिजीज़ पढ़ाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी डिजीज़ेस को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की होने वाली मोस्ट ऑफ़ द जितनी कॉमनली कॉज होती है डिजीज़ेस उनकी पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सभी सिस्टम्स में होने वाली डिजीज़ेस के बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पहली जो डिज़ीज़ हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम से है, ठीक है। उसका नाम है हेपेटिक फेलियर। आपके जैसे सिलेबस में है तो कुछ डिजीज़ेस पहले दी गई हैं, कुछ बाद में दी गई हैं, तो वो परेशान मत होना। हम लोग पढ़ेंगे सारी ही डिजीज़ेस, भले ही वो आगे पीछे हों, ठीक है। और एक एक सिस्टम में एक टाइम पे एक ही सिस्टम की डिजीज़ेस पढ़ेंगे, उसमें इंटरमिक्सिंग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ताकि आप लोग को एक एक सिस्टम की सारी डिजीज़ समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहली डिजीज़ है हेपेटिक फेलियर। हेपेटिक फेलियर का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ लिवर टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल जो अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली में आपने एलएफटी पढ़ा, केएफटी पढ़ा, आपको पता चला किस तरीके से काम करता है ये। इवन आपने जॉइंटिस और इन सभी के बारे में भी पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें लिवर के अंदर गो थ्रू होती हैं, ठीक है। तो लिवर फेलियर की कंडीशन आप कब बोलेंगे आप, ठीक है। इसको रैपिड ऑनसेट के बिहाफ पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये एक क्रॉनिक टाइप की डिज़ीज़ है, इसको फॉर्मेट होने में टाइम लगता है और सिरोसिस इसकी एंड स्टेज है। यानी मान लीजिए सबसे हेपेटाइटिस हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, फिर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, पेशेंट उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, तो एट द एंड जा कर के क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सिरोसिस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी या फिर इटियोलॉजी, कैसे ये बनता है, इस डिज़ीज़ का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो सबसे पहले एक्यूट लीवर फेलियर कॉज होगा, हेपेटोसाइट्स डैमेज हो जाएंगी, लिवर फंक्शन लॉस कर देगा अपना, ठीक है। जो ड्रग्स हैं एसिटामिफिन एंड उसका ओवरडोज होने से भी ऐसा हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, या टॉक्सिन्स, अल्कोहल, किसी भी कारण से इस तरीके का जो है कॉज हो सकता है, ठीक है। क्रॉनिक लिवर फेलियर की बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव डैमेज होता है, यानी कि धीमे धीमे, ये नहीं है कि अचानक से उसको सिरोसिस ही हो गया डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। धीमे धीमे उसको डिजीज़ेस कॉज होती रहेंगी, ठीक है। और जब लंबी समय तक इलाज नहीं मिलेगा और ग्रेजुअली बढ़ती रहेंगी डिजीज़ेस, या जो कंडीशन है और वर्स्ट हो जाएगी, उस कंडीशन में सिरोसिस होगा, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाएंगे लिवर के ऊपर, और जो लिवर का पूरा आर्किटेक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर साइज शेप होता है, वो सब ख़राब हो जाएगा। जो हेपेटोसाइट्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लिवर है वो अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करना, मेटाबॉलिज्म करना, ये सभी चीज़ें भी अब ये परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा टॉक्सिन्स का, जैसे कि अमोनिया है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, ठीक है। अच्छा, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये आपके लिए इजी पड़ रहा होगा, आपको इसके सिम्टम वगैरह सब खुद से आ जाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने
LFT पढ़ा है कंप्लीट डिटेल में, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि अगर उसके क्लिनिकल फीचर्स में जॉइंटिस दिख रहा है तो उसका रीज़न क्या है। जॉइंटिस है, कोगुलोपैथी है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, या बाद में कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन कॉज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला है क्रॉनिक स्टेज हुआ तब क्या होगा। क्रॉनिक जब लीवर फेलियर होता है, लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, तो फैटीग है, यानी बात बात पे थकावट लगना, जॉइंटिस होना, फ्लूइड भरते रहना, मसल्स की वास्टिंग होना, स्पाइडर एंजियोमेटा, ठीक है, गाइनोकोमास्टिया जैसी कंडीशंस कॉज होना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब सीवियर हो जाती चीज़ें तो विसरल ब्लीडिंग भी कॉज होती है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे। LFT कर सकते हैं आप, जिसमें सारे एंजाइम्स क्या होंगे, एलिवेटेड दिखेंगे, बिलिरुबिन का अमाउंट भी एलिवेट हो जाएगा, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। अमोनिया का लेवल भी बढ़ेगा नॉर्मली। कैसे आप और पता कर सकते हैं, ये तो टेस्ट हुए। टेस्ट मैंने आपको बताया किन किन टेस्ट्स का हेल्प लेकर के आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, CT, MRI भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, पोर्टल वेन में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है जब लीवर फेल हो जाता है। बायोप्सी क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर लिवर डिसीजेस। बात कर लेते हैं इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने का जो तरीका होता है इसमें, क्योंकि देखिए अगर वायरल कॉज है इसका या बैक्टीरियल कॉज है या रीज़न क्या है, पहले आपको ये देखना है कि क्यों हो रहा है सिरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ये एंटीडोट्स की हेल्प से ठीक हो रहा है, जैसे टॉक्सिक की वजह से हुआ है, तो हम एंटीडोट्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी कि आपको जो ये वायरल चीज़ें हैं इसमें सपोर्टिव केयर ज़्यादा होती। कोई भी वायरल डिजीज़ हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो इवन एक कॉमन जो कोल्ड फ्लू वायरस होता है ना, फ्लू सर्दी जुकाम, उसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या इस तरह की चीज़ें हेल्पफुल नहीं होती हैं। हेल्पफुल क्या होता है, कितना आप उसको सपोर्टिव केयर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्टिव केयर जैसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, क्लीन डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल सुधारना, अल्कोहल का इंटेक कम करना, आपको ये सब चीज़ें रेकमेंड करनी है। अगर क्रॉनिक लेवल पे है तो आपको उसका कॉज ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक उसका वो कॉज बना हुआ है जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिस वजह से है तो इसमें हम डायबिटिक्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसाइटिस है, उसके पेट में पानी भर गया, लीवर में पानी भर गया, तो आप डायबिटिक्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लैक्टिलोज दे सकते हैं। लैक्टिलोज क्या करता है कि स्मूथनिंग ऑफ स्टूल कराते हैं, स्टूल का जो पाथवे उसको क्लीन करता है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग वायरल हेपेटाइटिस की। वायरल हेपेटाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि हेपेटाइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर सेल्स। तो अगर लिवर की सेल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका रीज़न है वायरल हेपेटाइटिस। जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। ठीक है, तो
किसी भी वायरस से हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है, इवन बैक्टीरिया से भी हो सकता है। होता इसमें क्या है, हेपेटाइटिस की कंडीशन में या तो एक्यूट होगा पहली चीज़, या तो क्रॉनिक होगा। ठीक है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी अगर है हाँ, तो ये आपके कई सारे कॉजेज़ की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो इन्फ्लामेशन हो रहा है लिवर में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम समझें कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी, तो जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो फीकल ओरल रूट से फैलता है। ठीक है, या तो फीकल रूट से फैलेगा या तो ओरल रूट से फैलेगा। ठीक है, और जो आपका बी सी और डी हेपेटाइटिस वायरस है वो आपकी ब्लड लाइन से फैलेगा, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, यानी मदर टू बेबी भी हो सकता है अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए। ठीक है, और अगर सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू या गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो जाए, तो इन सब रीज़न से फैलेगा। यानी आपको ये याद रखना कि जो बी सी और डी होते हैं तो वो कॉज होते हैं आपकी इन्फ्लामेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए एंड ई ड्यू टू ओरल फीकल रूट। ठीक है, बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। अगर बात करें तो एक्यूट हेपेटाइटिस जब भी होगा तो फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट में, फटीग, नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस, डार्क कलर की यूरिन और पेल कलर का स्टूल। इस तरीके के आपको सिम्टम कब देखने को मिलेंगे, जब भी वायरल हेपेटाइटिस होगा। ठीक है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो वो क्या सिम्टम शो करेगा, तो ये फटीग, अपर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन, यानी जिधर लीवर रहता है उसके दाहिनी साइड के ऊपर साइड में नियर द चेस्ट पेन होगा। ठीक है, और सिरोसिस के साइंस देखने को मिलेंगे जो कि अभी ऊपर हमने पढ़े थे। जॉइंटिस है, एसाइटिस है, फटीग है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। बात कर रहे हैं कि कैसे आप इसको डायग्नोस करेंगे, तो इसके लिए आप सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं जिसमें HbSAg होता है हेपेटाइटिस बी के लिए, NTHC होता है हेपेटाइटिस सी को डिटेक्ट करने के लिए, यानी एलाइजा के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। PCR की हम बात करते हैं। PCR जो होता है वो क्या करता है, वो वायरल RNA और DNA को मल्टीप्लाई करके अगर सैंपल में प्रेजेंट है बैक्टीरिया तो हमको देता है। ठीक है, B, C एंड D जो वायरसेस हैं वो जो है डिटेक्ट किए जा सकते हैं RNA और DNA के PCR से। और LFTs हम हर एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, अब लीवर के डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली एक्सेस करता है एक्टिविटी ऑफ लिवर की। और बायोप्सी बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में A के लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम सपोर्टिव केयर ही देंगे, जैसे कि नॉर्मली फ्लूइड का इंटेक बढ़ा देना, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना पेशेंट को, और रेस्ट करवाना, उसको क्लीन डाइट देना, अल्कोहल से दूर रहना, स्मोकिंग से दूर रहना, इस तरीके की चीज़ें हम आपको रेकमेंड करेंगे। बी के लिए एंटीवायरल थेरेपी है, एंटिकावीर है और टेनोफोवीर है। ठीक है, ये 2 एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकती हैं, और इसके वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस बी के, तो वैक्सीन्स के हेल्प से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की।
हेपेटाइटिस सी क्या है, डायरेक्ट एंटी एक्टिंग एंटी वायरल एजेंट देंगे, जैसे सोफोस्बुवीर एक है और एक है लेडिपासवीर। ठीक है, ये 2 एंटीवायरल हैं यूज्ड फॉर हेपेटाइटिस। ये क्या करते हैं, क्लियरेंस एंड प्रॉपर क्योर देते हैं। हेपेटाइटिस डी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन बी के लिए ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी है वो अकेला कभी भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हेपेटाइटिस डी है वो तभी किसी को बीमारी कॉज करा सकता है जब उसको पहले से हेपेटाइटिस बी हो, यानी जो डी है वो बी पे डिपेंडेंट डिसीज़ है। जब किसी को हेपेटाइटिस बी होगा तभी ये कॉज होगा। तो ये था ऑल अबाउट हेपेटाइटिस। नेक्स्ट जो हमारी डिज़ीज़ है सिरोसिस, इसके पहले कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे एक फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप एक कॉर्पोरेट फार्मा जो फार्मेसी है उसको फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस पे आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फीस है 25,000 रुपीज़। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स you can contact on our given number on the screen. Okay, चलो तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सिरोसिस डिजीज़ के बारे में। सिरोसिस जो डिज़ीज़ है वो एक एडवांस लेवल का लिवर स्कार्विंग इसमें होती है, यानी अभी जो मैंने आपको बताया है लीवर फेलियर, पहला वाला जो कंडीशन बताया लिवर फेलियर, ये थोड़ा बहुत उसी के साथ में रिजेंबल करता है। क्या रिजेंबल करेगा कि इसमें भी जो लिवर है वो बहुत अच्छे से अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा, लिवर की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जैसे कि अब ये सिरोसिस हो किसी भी वजह से सकती है। जो सिरोसिस है वो एडवांस स्टेज है ऑफ हेपेटाइटिस। जब भी हेपेटाइटिस होगा और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा, ठीक है, तो जो लिवर है वो कंटिन्यूअसली डैमेज होता रहेगा और डैमेज होते होते ये सिरोसिस की कंडीशन में हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जब आपको चोट लगती है कहीं फिंगर में, हैंड में, तो आपने नोटिस किया कि वो चोट लगने के बाद में वहाँ पर एक थक्का बन जाएगा जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगी और फिर वो थक्का धीरे धीरे एक ढक्कन जैसा रूप ले लेगा, उसके ऊपर फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो जाएंगे। वो ढक्कन जैसी जो चीज़ है वो तब तक वहाँ रहेगी जब तक वहाँ चोट रहेगी। जैसे जैसे सारी चीज़ें ठीक होती हैं वैसे वैसे वो ढक्कन निकल करके चला जाता है। इसको हम बोलते हैं स्कार या फिर स्कैब। यहाँ पर भी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं कि यहाँ पर जो स्कारिंग होती है या जो स्कैबिंग होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लिवर इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है कि वो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए वहाँ पर फाइब्रस टिश्यूज़ का डिपोजिशन होगा। ठीक है, ऐसे में जो लिवर है वो बिल्कुल काम करना अपना बंद कर देगा। ठीक है, बात करें रीज़न की इसकी, तो ये वायरल हेपेटाइटिस से भी हो सकता है, अल्कोहल से भी हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ की हेल्प से भी हो सकता है, और ये कंडीशन NAFLD की वजह से हो सकती है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से भी फाइब्रोसिस या फिर स्कारिंग
या फिर ये जो कंडीशन है सिरोसिस की, ये कॉज हो सकती है। ठीक है, अब जो सिरोसिस है वो कम्प्लीटली इरिवर्सिबल है, बिल्कुल भी ये कंडीशन रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, और इसमें नॉर्मल जो लिवर फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। लिवर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, क्रॉनिक लिवर इंजरी जो है इन्फ्लामेशन कॉज कराता है, और जिसकी वजह से फाइब्रस टिश्यू बनेगा, वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे जो लिवर की सेल्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, यानी जो उनका काम है क्लियर करना, बाइल का प्रोडक्शन करना, स्टोरेज बनाना, वो सब ये करना छोड़ देगा। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी ये क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। अब क्योंकि लिवर की सेल्स में इकट्ठा हो चुका है फाइब्रस टिश्यू, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो आ रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, लिवर तक। इसके बाद में इसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं जो देखने को मिलती हैं, जो बाकी की कंडीशंस में नहीं दिखती, जैसे कि विसरल ब्लीडिंग। विसरल ब्लीडिंग है, एसाइटिस है। लिवर के साथ साथ जो स्प्लीन है उसके फंक्शन भी अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली भी कॉज होती है। अब हम लोग बात करेंगे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। देखिए, सिरोसिस के स्टार्टिंग की स्टेजेस में ये एसिम्टोमेटिक रहता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम शो करता है, जैसे फटीग है, मलेज है, इस तरीके के। जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये जॉन्डिस, एक्साइटिस, इंसेफेलोपैथी, विसरल ब्लीडिंग कॉज होता है, गायनिकोमास्टिया भी कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये जो है था सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस बिल्कुल भी इरिवर्सिबल होता है, यानी इसमें फिर से लिवर अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आ सकता। डायग्नोसिस सभी से में जितने भी मैं आपको बताऊँ, ऑलमोस्ट सभी के डायग्नोसिस हमेशा सेम रहेगी। LFT है, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, ये सब आप करा करके देखेंगे। लिवर बायोप्सी है, इसको भी करके देख सकते हैं। फाइब्रोस्कैन है, फाइब्रोस्कैन की हेल्प से जो है हम स्टिफनेस को देख सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लाइफस्टाइल चेंजेस भी रिकमेंडेड हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस करके ही हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉन फैटी लीवर है, नॉन फैटी अल्कोहलिक डिजीज़ है, तो वेट लॉस मेनली, देखिए लीवर के लिए यही सारी चीज़ें हैं कि आप क्लीन डाइट लीजिए। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, अपने कोलेस्ट्रॉल एंड फैट के लेवल को बैलेंस करके रखिए, तो उसकी लीवर की इन सबसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये चीज़ें आप रेकमेंड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। ठीक है, मेडिकेशन एसाइटिस के लिए डायरेटिक्स का यूज़ करेंगे, विसरल ब्लीडिंग ना हो इसके लिए बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करेंगे, और इंसेफेलोपैथी ना हो जिसके लिए लैक्टुलोज का यूज़ हम कर सकते हैं। और फर्दर वैसे सिरोसिस का इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम लिवर फेलियर के लिए हम नॉर्मली ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली इस तरीके से
ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो सिरोसिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लास्ट स्टेज की कंडीशन होती है। अब इससे भी सीवियर कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा सीवियरिटी के साथ में कोई कंडीशन अगर नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा सीवियरिटी के साथ ट्यूमर कॉज हो सकता है, ट्यूमर ऑफ द लिवर कॉज हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को भी पढ़ना है। एक चीज़ ये भी देखना कि जैसे मान लीजिए हम एक ऑर्गन्स की सभी डिजीज़ेस को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके साइन सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एग्जामिनेशन हमेशा सभी में आपको देखने को मिलेगा कि सेम है। जैसे सिरोसिस में पढ़ा, जैसे हम लोगों ने फाइब्रोसिस में पढ़ा, लीवर फेलियर में पढ़ा, इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक ट्यूमर ऑफ द लिवर। ट्यूमर ऑफ द लिवर में यहाँ ट्यूमर भी आपके अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग टाइप्स के कई सारे ट्यूमर्स आएंगे, जैसे कि लंग्स के ट्यूमर, इंटेस्टाइन के ट्यूमर, स्टमक के ट्यूमर, लिवर के ट्यूमर, पैनक्रियास के ट्यूमर, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स में ट्यूमर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से ट्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सब बता दूँगी। वैसे ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो चैप्टर मैंने आपको जनरल पैथोलॉजी में पढ़ाया था नियोप्लाज़िया नाम का, उस नियोप्लाज़िया में आपको मैंने सारे ही टाइप के ट्यूमर्स, कैंसर्स, उनकी स्टेजिंग कैसे आप करते हैं, उनकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे आप जानेंगे किस स्टेज का ट्यूमर है, वो सभी कुछ मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको आप के लिए ये इजी होने वाला है, उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है, बट क्योंकि ये पहला टॉपिक है जिसमें ट्यूमर एंड कैंसर हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ट्यूमर ऑफ द लिवर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।